इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच की जो जंग है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच चाइना से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो इज़राइल और अमेरिका के लिए सरदर्द पैदा कर सकती है। हूथी के मोर्चे पर लड़ाई दूसरे लेवल पे पहुँच गई है, तो हिज़्बुल्लाह ने भी अपने हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। इन सब के असरात इज़राइल के ऊपर दिखाई देने लगे हैं। बहुत डिटेल से मैं इनके बारे में बात करूँगा, लेकिन उसके पहले दुनिया में जिस तरह का सपोर्ट फ़लस्तीन के लिए हुआ है, उसके लिए एक छोटा-सा वीडियो आपको दिखाता हूँ। अमेरिका से ये वीडियो आया है। ये मोहतरिमा टीवी देख रही थी और टीवी पे जो ही जो बाइडेन का इज़राइल को सपोर्ट करता हुआ वीडियो आया, इन्होंने अपने टीवी का बक्सा तोड़ दिया और उसको उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह की चिढ़ जो बाइडेन के लिए पैदा हुई है क्योंकि उसने इज़राइल का सपोर्ट किया है और मैं इस समय इंग्लैंड में हूँ, मैं देख सकता हूँ कि किस तरह से दुनिया भर में इज़राइल के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है, फ़लस्तीन के लिए बढ़ता जा रहा है। देखते रहिए पूरा वीडियो, बहुत सारी डिटेल्स के साथ हाज़िर हूँ मैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूँ इज़राइल, फ़लस्तीन और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। मैं यहाँ आपको पता है मैं यूके में हूँ, उस समय लंदन में हूँ, इसलिए टाइम ज़ोन का डिफ़रेंस है। तो अपडेट्स के साथ ये होगा कि थोड़ा लेट हो सकती हैं, थोड़ा आगे-पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये अपडेट तो अभी-अभी आई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रशिया के अंदर एक मीटिंग हुई थी हमास और हमास के अलावा जितने भी संगठन वहाँ पर एक्टिव हैं, फ़लस्तीन में जितने भी संगठन एक्टिव हैं, उन सारे संगठनों की एक मीटिंग रशिया में हुई थी और कोशिश ये हो रही थी कि ये सारी जंग जब खत्म होती है, तो गज़ा, वेस्ट बैंक इन सारे इलाकों में सारे फ़लस्तीनी जो फैक्शन है, वो मिलकर काम करें। लेकिन उस समय कुछ बाहर नहीं आया था, वहाँ की मीटिंग में क्या हुआ ये पता नहीं चला था, मैंने यही रिपोर्ट किया था आपको। अभी हाल में चीन में एक मीटिंग हुई है और वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। चीन में फ़तह भी था, जो वहाँ का एक संगठन है, साथ में हमास भी था और हमास के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे संगठन, लगभग 14 संगठन, जो अलग-अलग उस इलाके में एक्टिव हैं, रेजिस्टेंस के संगठन हैं, जो इज़राइल के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जो आज़ाद फ़लस्तीन की बात करते हैं, उनमें से कुछ पॉलिटिकल तरीके से आज़ाद फ़लस्तीन की बात करते हैं, कुछ हिंसा का सहारा लेते हैं, कुछ अलग तरह के संगठन हैं, उन सारे संगठनों की एक बड़ी मीटिंग चाइना में हुई। अब मीटिंग होना तो नॉर्मल सी बात है, हालाँकि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इन सारे फैक्शंस के बीच में आपस में भी काफ़ी गतिरोध है और उसका पहले भी हमने देखा है कि इज़राइल ने फ़ायदा उठाया है। दरअसल गज़ा में जंग के बाद क्या होगा, ये एक बड़ी चिंता रही है सबके लिए। तो इज़राइल और अमेरिका इस मामले में लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि गज़ा में जब जंग खत्म हो, जब गज़ा में शांति हो जाए, उसके बाद या तो फ़तह का शासन हो जाए। फ़तह वो संगठन है जो वेस्ट बैंक में अपना शासन चला रहा है, तो एक ज़िद ये रही है कि फ़तह का शासन हो जाए क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं है, वो हथियारों की कोई लड़ाई नहीं करते हैं और वेस्ट बैंक के बारे में आप जानते हैं कि वेस्ट बैंक में उनका शासन होने के बावजूद वो केवल दिखावे का शासन है। इज़राइल जब चाहता है टैक्सेस उनको ट्रांसफ़र करता है, जब चाहता है नहीं करता है। इज़राइल के सैनिक वहाँ पर आराम से घूमते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इज़राइल वहाँ पे मकानों को गिरा रहा है, ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि आईसीजे का जो फैसला आया था, उस फैसले में भी इस बात पर काफ़ी डिटेल में कहा गया था कि इज़राइल जितने कब्ज़े कर रहा है, वो सब गलत है। तो कुल मिला-जुला के फ़तह का जो शासन है, वो इज़राइल का ही शासन बन जाता है क्योंकि फ़तह के पास अब कोई ताकत नहीं बची है। एक ज़माने में बड़ी ताकत थी, लेकिन अब वो ताकत उनके पास बची नहीं है। ये प्रॉब्लम फ़तह के साथ है। इसके अलावा जो दूसरे संगठन हैं, वो फ़लस्तीन में उतने ज़्यादा मकबूल नहीं है। फ़लस्तीन में जो चुनाव हुआ था गज़ा में, उसमें हमास ने चुनाव जीता था, आप जानते हैं, लेकिन सबकी अपनी-अपनी ताकत है, सबके अपने-अपने पॉकेट्स हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं। अब इनके बीच में जो बँटवारा है, इनके बीच में जो तोड़-फोड़ है, इनके बीच में जो एकता नहीं है, उसका फ़ायदा इज़राइल और अमेरिका उठाते रहे हैं और इज़राइल की ये ज़िद रही है कि गज़ा में जब जंग खत्म होती है, उसके बाद हमास का कोई रोल ना हो और मोटा-मोटी अमेरिका भी इसी के साथ खड़ा रहा है हमेशा। हमास को उसने आतंकवादी संगठन घोषित किया है और हमास का वहाँ पे रूल नहीं चाहता जबकि वहाँ जो आखिरी इलेक्शन हुआ था, उसको हमास ने ही जीता था। चाइना ने क्या किया है कि इन सबको बुलाया, इन सबको बुलाकर एक टेबल पे बिठाया और इनमें बातचीत की और इस लेवल का सुलह इनके बीच में कराया है, जिसके बारे में अगर साल भर पहले मुझसे कोई कहता कि इनके बीच में सुलह हो गई है, तो शायद मुझे भरोसा नहीं होता। और उस सुलह के बाद जो हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना में बाकायदा फ़लस्तीन का झंडा लहराते हुए ये सारे के सारे फैक्शन
एक साथ मार्च करते हुए निकले हैं आजाद फलस्तीन का झंडा फहराते हुए। और घोषणा ये हुई है कि आजाद फलस्तीन जो मुल्क होगा, उसको ये सब मिलजुल कर रूल करेंगे और जेरूसलम जो होगी वो इसकी राजधानी होगी। अब आप देखिए लगातार इज़राइल इस बात पर करता रहा है ज़िद कि कभी भी फलस्तीन को आज़ादी नहीं मिल सकती। आप अभी जानते हैं, मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि जो उनकी नेसेट है, जो उनकी संसद है, उसमें पहली बार ये प्रस्ताव आया कि फलस्तीन को कभी आज़ाद नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव ये था कि जो टू नेशन सॉल्यूशन है, उस टू नेशन सॉल्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये टू नेशन सॉल्यूशन है क्या, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने जब पहली बार अरब इजराइल वार हुआ था, उसके बाद पूरे फलस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि वो भी अपने आप में बेईमानी थी। जिसकी 60% पॉपुलेशन थी, उसको दिया था केवल 40% हिस्सा, और जिसकी 40% पॉपुलेशन थी उसको उठा के 60% का हिस्सा दिया था। लेकिन इजराइल ने वहां पर भी कंट्रोल नहीं किया। धीरे 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 अपना कब्जा बढ़ाता गया और आज सिचुएशन ये है कि छोटी सी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा फलस्तीनी कहीं नहीं है। वेस्ट बैंक में कहा जाता है फतेह का शासन है, लेकिन केवल वो दिखावे का शासन है। जैसे चाहता है वैसे इजराइल बिहेव करता है, और गजा में जो हो रहा है वो 7 अक्टूबर से लेके आज तक ही नहीं, उसके पहले भी आप जाएंगे तो आप जानते हैं कि गजा में किस तरह की चीजें चल रही हैं। गजा में कैसे घर गिराए गए हैं, कैसे गजा की सड़कें बर्बाद कर दी गई हैं, गजा के खेत बर्बाद कर दिए गए हैं, गजा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, पानी का सिस्टम, जितना कुछ हो सकता है जिंदा रहने के लिए, इज्जत से रहने के लिए, वो सारा कुछ खत्म किया जा चुका है। अब दो तरह के विवाद चल रहे हैं। एक बात तो तय है कि आज नहीं तो कल गजा का वार खत्म होना है। हालांकि इजराइल लगातार इस कोशिश में है कि ये वार खत्म ना हो, ये वार लगातार चलता जाए। हालिया जो घटना हुई है उसमें हूथी के ऊपर उसने हमला किया है, यमन के ऊपर हमला किया है, और यमन के ऊपर बड़ा हमला किया है। इसके बदले में आप जानते हैं कि यमन ने धमकी दी है। यमन का कहना है कि सऊदी अरबिया ने इसमें साथ दिया है, इजराइल के इस हमले में साथ दिया है। हालांकि सऊदी अरबिया ने इस बात से इनकार किया है कि उसने इस हमले में किसी भी तरह का सहयोग किया है, लेकिन हूथी का मानना है कि इस हमले में उसने सहयोग किया है। और हूथी का ये कहना है, पहले भी एक लंबी जंग वो सऊदी अरब से लड़ चुका है, और अपनी तमाम ताकत, तमाम पैसे और अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद यमन के साथ वो लड़ाई सऊदी अरबिया को भी बहुत महंगी पड़ी है, आसान नहीं पड़ी है, बड़ी मुश्किल से वो जंग खत्म हुई है। तो सऊदी अरबिया बार बार कह रहा है कि हमारा इस जंग में कोई, हमारा ये जो हमला हुआ है इसमें कोई रोल नहीं है, हम किसी जंग में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हूथी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आपका हाथ है तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि हम जंग लड़ेंगे, और कयामत के दिन तक हम फलस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि ज्यादातर अरब कंट्रीज भले जबानी तौर पे जितना भी फलस्तीन के बारे में बात कर रही हों, लेकिन जब जंग की बात आती है, जब साथ देने की बात आती है, जब इमदाद की बात आती है, तो वो कुल मिला जुला कर अमेरिका के इशारे पर ही काम करते हैं। सीधे सीधे फलस्तीनियों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसे में दो पार्टियां ऐसी हैं, एक हिजबुल्ला और दूसरा हूथी, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ ये ऐलान किया है कि वो हमेशा हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ी रहेंगी। अब मैं हिजबुल्ला की बात करूं तो हिजबुल्ला ने नॉर्थ, जो उसका इलाका है, नॉर्थ जो इजराइल है जिसका बॉर्डर लगता है लेबनान के साथ, उस पूरे इलाके में तबाही मचा के रखी है। ड्रोन्स जो हैं, हूथी के ड्रोन भी तेल अवीव तक पहुंच चुके हैं, यानी कि तेल अवीव तक उनके निशाने में आ सकता है। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी मैं भी नहीं जानता कि वो निशाना, इतने उनके पास हथियार हैं कि नहीं कि वो ये निशाना लगा पाए। लेकिन उनकी जानकारी में तो आ ही गया है, वहां तक उसके ड्रोन पहुंच गए हैं। यानी जो आयरन डोम कहा करता था इजराइल कि उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, उसको हूथी भी क्रॉस कर चुका है, और हिजबुल्ला तो कई बार क्रॉस कर चुका है, हमले भी कर चुका है। अभी कल रात को, यहाँ के वक्त के हिसाब से कल रात को उसने हमला किया नॉर्दर्न पार्ट पर, जो नॉर्दर्न इजराइल है, और उसके बाद जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। कितने लोग हलाक हुए, कितने लोग घायल हुए, इसकी कोई खबर नहीं है। इजराइल अपने लोगों की खबर इस तरह की नहीं देता है, लेकिन जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत तबाही तो हुई। तो जंग खत्म करने के पक्ष में इजराइल नहीं है। मैं 100 बार बता चुका हूं, वही बात दोहरा रहा हूं कि नेतन्याहू हमेशा ये चाहता है कि जंग किसी तरह से चलती रहे। जंग अगर चलती रहेगी तभी ये पॉसिबल होगा उसके लिए कि वो सत्ता पर बना रहे। अब अमेरिका में जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जो बाइडेन पीछे हट गया है। जो बाइडेन ने खूब सपोर्ट किया इजराइल का, जबरदस्त सपोर्ट किया, पैसे भेजे, सारा कुछ। अब उसकी जगह पे जो रेस में आई है कमला हैरिस,
हिंदुस्तानियों के लिए ये है कि उनका उनके नाम का जो कमला है वो हिंदुस्तानी है, उनकी माँ हिंदुस्तानी थी। बाप के बारे में बताया जाता है कि बाप ब्लैक थे, तो आधी ब्लैक हैं, आधी हिंदुस्तानी हैं और वहाँ पर बड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक पहुँची हैं वो। शुरुआती दौर में इज़राइल के मामलात से उनको बिल्कुल बाहर रखा गया है, बीच में कुछ बयानात उनके आए थे। अब वो ऐसे पोज़ कर रही हैं जैसे वो इज़राइल के उतना साथ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बाइडेन के पीछे हटने और बाइडेन के कमज़ोर होने में एक बड़ा हाथ इस चीज़ का है कि वहाँ के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उसमें ब्लैक लोग हैं, उसमें मुस्लिम लोग हैं, उसमें अरब लोग हैं, उसमें प्रोग्रेसिव लोग हैं, उसमें छात्र हैं, ये सारे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन ने जिस तरह की नीतियाँ अपनाई, जो बाइडेन ने जिस तरह से इज़राइल का सपोर्ट किया, ऐसे लोग लगातार पीछे हटते गए। अब कमला हैरिस को आगे किया गया है, कमला हैरिस कुछ ऐसे पोज़ कर रही हैं जैसे वो इज़राइल के खिलाफ हों। अभी इज़राइल का जो राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू वो अमेरिका गया हुआ है, अमेरिका में रेड कार्पेट बिछाकर उसका स्वागत हुआ। लेकिन जिस जिस ज समय वो सीनेट में भाषण देगा, उस समय कमला हैरिस वहाँ नहीं रहेंगी, ये घोषणा की गई है। यानी एक पोजीशन ऐसी ली जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कमला हैरिस इज़राइल के उतने साथ नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि कमला हैरिस हमेशा-हमेशा इज़राइल के साथ रही हैं। आईपैक जो संस्था है जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो अमेरिका में जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों को चंदा देती है और बदले में इज़राइल के लिए वो लॉबिंग करती है। उस आईपैक से बताया ये जा रहा है कि कमला हैरिस जी को कुल मिला-जुलाकर 5 मिलियन से ज़्यादा डॉलर मिले हैं। जबकि जो बाइडेन को उससे सिर्फ 1 मिलियन मिले थे, तो आप समझ सकते हैं कमला हैरिस किस तरह की सपोर्टर है। तो कमला हैरिस अब एक्टिंग जो भी करें, दिखाने की कोशिश जो भी करें, लेकिन हकीकत यही है कि वो भी इज़राइल के वैसे ही साथ हैं जैसे जो बाइडेन थे और ट्रम्प तो खुलेआम साथ हैं ही। तो अमेरिका की नीतियाँ जो होंगी वो हमेशा-हमेशा फिलहाल ऐसा लगता है कि इज़राइल के साथ होंगी। अगर हिज़्बुल्लाह से जंग होती है, अगर हूथी से फुल स्केल जंग होती है, अगर मिडल ईस्ट में एक बड़ी वार शुरू होती है, तो अमेरिका किस तरफ खड़ा होगा, अमेरिका क्या करेगा, ये जानने के लिए नजूमी होने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका हमेशा-हमेशा इज़राइल का साथ देगा। ऐसे में रशिया और चाइना का जो ये ट्रायंगल बना है, रशिया, चाइना और ईरान का जो ट्रायंगल बना है, रशिया ने पहले मीटिंग बुलाई, हमास को बुलाया था और हमास के साथ-साथ फतह और बाकी जितने भी संगठन हैं, उनको बुलाया था, उनकी मीटिंग कराई थी। अब जो चाइना से रिजल्ट निकल के आया है, उसमें ये लगता है कि रशिया में पहले लेवल की उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। उसी के कंटिन्यूएशन में चाइना में ये मीटिंग हुई है, चाइना में इन सारे संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं और जिस तरह का जुलूस निकला है, जिस तरह की रैली निकली है जिसमें फ़लस्तीन का झंडा फहराया गया है, तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि कुछ कंट्रीज़ बहुत साफ-साफ फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं। इनमें पहला नाम रशिया का है, दूसरा नाम चाइना का है, तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया का है और चौथा नाम ईरान का है। ईरान आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस के जितने ये फोर्सेज हैं, चाहे वो इराकी मिलिशिया हो, चाहे हिज़्बुल्लाह हो, चाहे हूथी हो, इन सबको सपोर्ट करता है और ईरान और इज़राइल के बीच में एक छोटा-सा हमला हुआ था एक-दूसरे के ऊपर और उसके बाद इज़राइल ने भी हिम्मत नहीं की है ईरान के ऊपर किसी तरह का हमला करने की। अब देखिए, कल जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने एक छोटा-सा स्टेटस लिखा कि अमेरिका जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, यानी कंगाल होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। तो अमेरिका की इकोनॉमिक हालत ये है कि वो दिवालिया होने वाला है। जो इनकम टैक्स वहाँ पे दिया जाता है, उसका 80% से ज़्यादा जो लोन है अमेरिका के ऊपर, उसका इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत है उसकी। तो वहाँ एक माहौल ये बन रहा है कि हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए घर नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और इतना पैसा इज़राइल को दिया जा रहा है। तो अमेरिका की ये हालत है। यहाँ इंग्लैंड जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ ऋषि सुनक जब तक थे तब तक इज़राइल को पूरा सपोर्ट किया जाता था। ये हुआ कि लेबर आएँगे तो शायद इज़राइल को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन कल की कंडीशन ये है कि जेरेमी कोर्बिन ने जब संसद में यहाँ पर पूछा कि क्या इज़राइल को जो हथियार दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाएगी, तो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं स्टामर साहब, वो बिल्कुल खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक और सांसद ने जब पूछा तो एक मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा फिलहाल हम नहीं करने वाले हैं, यानी इंग्लैंड ने भी लगभग क्लियर किया है कि वो पूरी तरह से इज़राइल के साथ खड़ा रहेगा। तो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और इस तरह के देशों का एक ग्रुप है जो इज़राइल के साथ खड़ा होगा और चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे मुल्क एक तरफ हैं, जो
फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। अब जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें ऐसा लगता है लगातार कि रशिया, चाइना और ये जो ब्लॉक है, ये ज़्यादा मजबूत होके उभर रहा है, क्योंकि इसके पास टेक्नीक भी है, पैसा भी है और आप जानते हैं चाइना ने मिडिल ईस्ट में बहुत सारा पैसा डाला है। सऊदी अरबिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने कतर में इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग-लगभग पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। साउथ अफ्रीका के साथ-साथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर किसी ज़माने में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड और इस तरह के मुल्कों का कब्ज़ा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब अरब मुल्कों के पास भी एक विकल्प आया है, एक अल्टरनेटिव आया है कि वो अमेरिका की जगह पर जाकर चाइना के साथ खड़े रहें। क्योंकि चाइना एक वर्ल्ड पावर है, अमेरिका के साथ वो इसलिए खड़े थे क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड पावर था, वो अमेरिका से कोई जंग नहीं चाहते थे और अमेरिका में उनको तमाम तरह की सहूलियात मिलती थी। अब अगर वो सहूलियात, वो सारी टेक्नीक और वो सारी चीज़ें चाइना से मिलना शुरू हो जाती हैं, रशिया के पास तेल है, ईरान के पास तेल है, चाइना के पास टेक्नीक है, चाइना के पास पैसा है, चाइना के पास चीप लेबर है, चाइना के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो ज़ाहिर तौर पे धीरे-धीरे चाइना अमेरिका से बेहतर इकॉनमी होता चला जा रहा है। तो इस बात में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा वार होता है, तो एक तो फ़लस्तीनी ग्रुप सारे एक हो गए हैं, हिज़्बुल्लाह उनके साथ है, हूथी उनके साथ है, चाइना उनके साथ है, रशिया उनके साथ है, कोरिया उनके साथ है, ईरान तो है ही उनके साथ। तो अगर इस तरह का कोई बड़ा वार होता है और अमेरिका उसमें सीधे-सीधे हस्तक्षेप करता है, तो ये एक बड़े वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है, जिसमें ये सारे मुल्क एक तरफ होंगे, अमेरिका और यूरोप के मुल्क एक तरफ होंगे और अगर इस तरह का वर्ल्ड वार होता है, तो ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका और इंग्लैंड पक्के तौर पे जीतेंगे। इसका उलट भी हो सकता है कि इज़राइल के चक्कर में अमेरिका और इंग्लैंड का जो वर्चस्व है, जो पूरी दुनिया पे कब्ज़ा है, वो इस जंग के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन मेरा दर्द जो है वो इस कब्ज़े से ज़्यादा इस बात का है कि दुनिया में अगर इस तरह की जंग होती है तो कितनी बड़ी तबाही होगी, लेकिन अगर ये तबाही होती है तो इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइल और अमेरिका होंगे। अभी तो फ़िलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, एक तो दुनिया में जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है फ़लस्तीन को, तो ये मैं बिल्कुल पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि आज नहीं कल फ़लस्तीन को आज़ादी देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि फ़लस्तीन के जो फैक्शंस हैं, चाइना के नेतृत्व में, चाइना की समझाइश में, जिस तरह से वो एक साथ खड़े हुए हैं, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच की जंग और तेज़ होने वाली है, इज़राइल के लिए मुश्किलात और बढ़ने वाली हैं, ये बात बिल्कुल तय है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जैसे-जैसे कुछ भी होता है, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की खबरों पे, बाकी खबरों पे हमारे बहुत सारे दोस्त वीडियोज़ कर रहे हैं। उनको लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारी ताकत हैं, मैं बार-बार कहता हूँ। आप हमारी ताकत बनेंगे, आप मेंबरशिप हमारी ले सकते हैं, ₹3 रोज़ से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, दूर तक पहुँचाना ये आपका काम है, ये काम आप करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, तभी हम सत्ता और कैमरे की आँख में आँख डालकर लगातार सच कह सकें।